उसने कमरे में कदम रखा तो ठिठका। वो गठड़ी सी बनी कंबल तक मुंह ओढ़े लेटी हुई थी। मीर शाह को खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि वो उस दिन के बाद से कमरे में तो क्या हवेली में भी नजर नहीं आई उसे। सारी थकन परेशानी कहीं उड़न छू हुई थी। वो धीमा सा जेरे लब मुस्कुराता आगे बढ़ा और वार्डरोब से कपड़े निकाले, शावर लेने चला गया। उष्णा सांस रोके लेटी थी। इरहा की बातों में आकर वो यहाँ आ तो गई थी, मगर अब दिल धक धक कर रहा था। वो उसके जज्बात और जनूनियत पर बंद नहीं बांध सकती थी। क्लिक की आवाज़ पर उसने कंबल जोर से मुट्ठियों में भींचा। जैसे जैसे कदमों की आवाज़ उसे अपने पास आती महसूस हो रही थी, उसकी सांसें यकलक धीमी हुई। वो जानता था कि वो जाग रही है, इसलिए खामोशी से अपनी साइड पर आकर लेटा तो उष्णा का दिल किया वो भाग जाए। दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था, मगर अब कोई रास्ता ना था। अब तो शेर की किचार में घुस आई थी, अब फरार नामुमकिन थी। जब भी मीर ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने हिसार में लिया, उष्णा उष्णा हस्बे मामूल उसने उसका आधा नाम ही पुकारा। हस्बे मामूल उसने उसका नाम पुकारा, जज्बात में डूबी गंभीर आवाज़। पर उष्णा का दिल डूब कर उभरा था। वो आंखें और जोर से मीच गई। मीर ने उसके बालों पर लब रखे तो वो हल्का सा कसमसाई। इस गुस्ताखी की वजह जान सकता हूँ? उसने सर्द आवाज़ में पूछा। मैं क्या क्या वो बोझल होती सांसों के साथ बमुश्किल बोल पाई। मुझसे छुपने की कोशिश की है आपने। अब बताएं क्या सज़ा दूं? जबकि सज़ा के नाम पर उसकी रंगत लम्हों में बदली। छोड़े मुझे, दूर रहे मुझसे। वो मार देगा। हाँ, वो आपको भी मार देगा। वो सबको सज़ा देगा, बहुत बुरी सज़ा देगा। मार देगा वो। मुझे हाथ क्यों लगाया? दूर हो जाए मुझसे, सब दूर हो जाए। वो मार देगा सबको। वो फिर से उसी ट्रॉमा में चली गई। मीर शाह ने जब से मुठ्ठियाँ भींची, गर्दन और माथे की रगें फूल चुकी थी। आंखों में इतनी वहशत उतर आई कि सामने वाले को भस्म कर देती। उसने मुश्किल से खुद को और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उष्णा की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो मुसलसल रोते हुए उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश में थी। मीर ने उसे अपने सीने में भींचा। उसकी गिरफ्त में वाकई इतनी शिद्दत थी कि उष्णा को लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। जब जब मीर शाह उसके करीब होता उसकी यही हालत होती, मगर ये ज़रूरी था उसके लिए और ख़ुद मीर शाह के लिए। वो सिसकती हिचकियाँ लेती, उसके बाजू में नीम बेहोशी शायद सो चुकी थी। मीर ने झुककर उसके माथे पर अपने तिश्ना लब रखे और फिर नज़र रोई हुई आंखों पर पड़ी तो उसकी आंखों पर अपने होंठों से मरहम रखा। अपने सीने पर उसे लेटाते वो उसे तकते तकते नींद की वादियों में उतर गया था। अब सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को उसके हिसार में पाया। वो जब भी उसके करीब आता था उसे सब भुला देता था। वो उसके मजबूत बाजुओं के हिसार में पुरसकून होकर सो जाती थी। उसे गुजरी रात पूरी जुजियात के साथ याद आई। उसका रोना, चीखना, उसे खुद से दूर करना और जवाब में उसका उसे अपनी बाहों में भरकर खुद में भींचना। कच्ची पक्की नींद में उसका लम्स अपने माथे और आंखों पर महसूस हुआ था। वो लम्स और हिसार जैसे उष्णा के हर दर्द की दवा बनने लगा था आहिस्ता आहिस्ता। उसे सोचते सोचते जाने कब उसके होंठों पर भूली बिसरी मुस्कान उभरी। वो ख्यालों में खोई मुस्कुराई जा रही थी और मीर शाह, जो उसकी रात की हालत देखते फिर से अजियत से दो चार था, उसे यूं पहली बार मुस्कुराते देख रग रग में सुकून उतरता महसूस करने लगा। मीर शाह को अचानक ही दुनिया में सब कुछ अच्छा लगने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे फिर से अपने हिसार में लिया। लो, तो वो इस इफ्तार पर गड़बड़ाई। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। उसने लब उसके सुनहरे बालों पर रखकर गहरी सांस ली। उष्णा का दिल बेख्तियार जोर से धड़का। उसकी नींद में बोझल सरगोशी पर आपकी एक मुस्कान ने मुझे कितनी उम्मीदें, कितने ख्वाब दिखा दिए हैं। मुस्कुराती रहा करें, जिंदगी का एहसास होता है। वो उसे अपने साथ लगाए, अपनी कुर्बत से, अपने लफ्ज़ों से उसकी मसीहाई कर रहा था। मेरे साथ मिलकर हमारी वीरान पड़ी जिंदगी और मेरे बेरंग रिश्ते में धनक के सारे रंग भर दें। कुछ भी तो नहीं हुआ, वो बस एक आजमाइश थी, गुजर गई। अल्लाह अपने बंदों को उनकी इस्तात से ज़्यादा नहीं आजमाता। आप 4 साल उस कैद में रहीं, मगर अब आप महफूज हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस बात पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए? यकीनन आपने हर लम्हा अपने अल्लाह से मदद मांगी होगी, तो देख लें मुझे आपकी मदद के लिए क्या नहीं भेजा अल्लाह ने फिर। पता है, मेरे इस दुनिया में आने से पहले मेरे बाबा चले गए दुनिया से, और मुझे दुनिया में लाकर मेरी मामा भी इस दुनिया से मुंह मोड़ गई, मुझे देखे बिना ही। तब मैं सोचता था कि मैं क्यों बच गया, मगर फिर समझ आई कि वाकई अल्लाह ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई। हर इंसान का एक मकसद है, उसे अल्लाह के हुक्म से अपने हिस्से का काम करना होता है। फिर मैंने वतन की हिफाजत, उसकी सरबलंदी के लिए खुद को वक्फ कर दिया। मालूम नहीं था कि ख़तरों से घिरी इस ज़िंदगी में अचानक एक नन्ही सी परी मेरी ज़िंदगी में आएगी।
उसने उष्णा की छोटी सी नाक दबाई और सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। डायलॉग काफ़ी पुराना है मगर सच है कि मुझे कभी मौत से डर नहीं लगता। बहुत बार मौत के मुंह से बच के आया हूँ मगर अब डरने लगा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ। आखिर में उसका लहजा हसरत भरा था। उष्णा ने दिल ही दिल में कई बार उसकी लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगी। सब्र का फल मीठा होता है ये तो पता था मुझे, मगर देखकर आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि आपको सब्र का फल कुछ ज़्यादा ही मीठा मिला। आखिर में उसने उष्णा को छेड़ा। वो जो उसके साथ लगी खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, उसकी बात पर झेंक गई। वो कितनी अच्छी बातें करता था, प्यारा बोलता था। ये बात उष्णा उसे कभी नहीं बताने वाली थी। ओके बीजान, अल्लाह हाफिज़। ज़ारून यूनिफॉर्म पहने जाने के लिए तैयार होकर बीजान के पास आया। वो सभी कोशिश करते थे काम पर जाने से पहले बीजान से दुआ लेकर जाए। पहले बात सुनो मेरी, इधर बैठकर। बीजान ने उसे अपने बेड पर बैठने का इशारा किया तो वो शराफत से उनके पास आकर बैठ गया। जी अब बताएं क्या बात है, और अगर आपकी बहू साहिबा ने मेरी कोई मज़ीद शिकायत आपको दर्ज कराई है तो मैं पहले बता दूं कि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। अब वो जानता था बीजान फिर से हुरिया वाले टॉपिक पर ही बात करेंगी। आजकल तो वैसे भी जिसको देखो उसे समझा रहा होता था, उसको समझा रहा होता था जैसे वो कोई बहुत बड़ा जल्लाद हो और हुरिया पर जाने कितना तशद्दुद कर रहा है। हद है बदगुमानी की। उसने कोई शिकायत नहीं लगाई बल्कि कल ही माफ़ी मांगने आई थी वो मेरे पास। वाकई ज़ारून को शक हुआ कि कहीं बीजान उनके दरमियान सब ठीक करने के चक्कर में वैसे ही तो नहीं कह रही। तो और क्या, तुम्हारी बीजान क्या झूठ बोलेगी तुमसे? नहीं, वैसे ही पूछा क्योंकि जिस तरह का उसका बिहेवियर था लगता तो नहीं। खैर आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। ज़ारून चाहते क्या हो बेटा, पहले खुद फैसला कर लो। यूँ एक लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ रखना ज़्यादती है। तुम भी एक बहन के भाई हो। अगर छोड़ना नहीं चाहते उसे तो उसके साथ अपना रवैया दुरुस्त करो, और अगर नहीं कर सकते तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा क्योंकि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। अगर तुम कोशिश करो और प्यार से उसे खुद से बांध लो तो फिर और बात है। उसने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, वो जिसकी भी बेटी हो, मगर याद रखो कि अब वो तुम्हारी बीवी है। जी बीजान। वो खुद इस बेनाम सी सर्द जंग से उकताने लगा था। बेशक वो हसन शाह से बदले के चक्कर में हुरिया के साथ ज्यादती कर चुका था और अब वो अपनी बीवी किसी और के लिए छोड़ भी नहीं सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो एक मजबूत फैसला करते वहाँ से उठ गया। इरहाक किधर हो यार? सब्र लड़की सब्र, क्या हो गया? इधर ही हूँ। यूँ क्यों चिल्ला रही हो? होना क्या है यार? लैंडलाइन पर तुम्हारी दोस्त रुमैसा की कॉल है। मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ। रुमैसा की कॉल? इरहा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचा। क्या कह रही है वो? घबराहट के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी वो। कहीं रुमैसा ने किसी को कुछ बता ना दिया हो। कहना क्या है? बात करना चाह रही है तुमसे। कह रही है तुम्हारा नंबर ऑफ है, तुम उसे बोल दो, मैं उसे खुद ही कॉल कर लूँगी। इरहा ने टालना चाहा। वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी का वो स्याह बाब हमेशा के लिए बंद कर चुकी थी। अरे भाई वो होल्ड पर है, आकर बात कर लो, शायद कोई ज़रूरी बात हो। और तुमने उसे इनवाइट नहीं किया अपनी शादी पर? तुम्हारी तो बहुत गहरी दोस्ती है उसके साथ। फरवा को ताज्जुब हुआ। अच्छा चलो मैं आती हूँ। इरहा ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते उसे नीचे चलने को कहा। हेलो, हाँ बोलो रुमैसा। वो कॉरिडोर में इधर उधर नज़र दौड़ाते मध्यम सा बोली। मैं क्या बोलूँ, तुम बोलो। ये सिला दिया तुमने मेरे भाई को उसकी मोहब्बत का। तुम अमीर हवेलियों वाले क्या समझते हो खुद को कि किसी के भी जज्बात का मजाक बनाते फिरोगे? तुम्हें नहीं जाना था मत जाती, मगर वहाँ अपने कज़न को बुलाकर जुबैर के साथ ये सब करने का तुम्हें और तुम्हारे कज़न को किसने हक दिया? बोलो, क्यों किया तुमने मेरे भाई के साथ ये सब? और तुम्हारा वो कज़न वो पागल है क्या? तुम्हें अंदाज़ा भी है उसने जुबैर को कितना टॉर्चर किया? उसका सारा जिस्म जख्मी हुआ और बाजू टूटी हुई थी जब नीम मुर्दा हालत में उसे एक हफ्ते बाद हमारे दरवाजे पर फेंक कर गया था वो। रुमैसा का तो अंदाज ही बदला हुआ था। वो बिना रुके बोले चले जा रही थी। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे सो कॉल्ड भाई ने तुम्हें क्या कहानी घर के सुनाई, मगर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि तुम्हारा भाई इससे भी ज़्यादा का हकदार था। बल्कि मुराद को चाहिए था उसके बाजू के साथ साथ उसकी टांगें भी तोड़ देता। खबरदार जो दोबारा तुमने या तुम्हारे उस बेगैरत भाई ने यहाँ रब्ता करने की भी कोशिश की, इस बार पहले से भी ज़्यादा बुरा अंजाम होगा उसका। वैसे भी शादी है मेरी मुराद के साथ। मैं किसी रुमैसा या किसी जुबैर को नहीं जानती। बेहतर होगा तुम भी यहाँ दोबारा कॉल मत करना। वो अपने अजली दबंग लहजे में उसको खरी खरी सुनाकर कॉल काट गई। दिल से जैसे कोई बोझ सरका कुछ गुबार तो निकला। वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, सो कमरे में जाने की बजाय बाहर लॉन में चली आई। शाम के साए ढल रहे थे। वो एक साइड पर आकर बैठ गई और फिर सोच के धागे माजी में उलझ गए।
आज वो अपनी खामखा की चिढ़ को साइड पर रखते मुराद के बारे में सब याद करने लगी तो सब वाज़ेह होता चला गया। वो तंग नज़र नहीं था, बस अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा पॉसेसिव था। उसे बहुत खंगालने के बाद भी कुछ ऐसा ना मिला कि वो ये कह सकती मुराद के बारे में कि उसकी कायम करदा सोच दुरुस्त थी उसके बारे में। वो सरासर गलत थी। बहुत खंगालने के बाद भी उसे कुछ ऐसा ना मिल सका कि वो ये कह सकती कि मुराद के बारे में उसकी कायम करदा सोच दुरुस्त थी। वो सरासर गलत थी। खराबी उसके अपने अंदर थी जिसे वो कभी देख ही नहीं पाई। काफ़ी देर वो यूं ही बैठी सूदो ज़ियां के हिसाब करती रही। जब गाड़ी के हॉर्न पर वो हॉल में वापस लौटी, उसने नज़र ड्राइववे पर दौड़ाई तो सामने मुराद शाह अपने तमाम तर वजाहत लिए यूनिफॉर्म में मलबूस अपने मखसूस संजीदा तासुरात के साथ गाड़ी से निकला। मुराद भी उसे देख चुका था। नज़रों से नज़रें मिली तो इरहा की सांसें मद्धम पड़ी। वो घबरा कर नज़रें झुका गई। मुराद ने एक नज़र उसके झुके सर को देखा और तेज़ तेज़ कदम उठाता दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गया और वो बोझल होते दिल के साथ वहीं बैठी रह गई। पिछले चंद रोज़ से उनके दरमियान बोलचाल बिल्कुल बंद थी। हुरिया ने भी उसकी खामोशी को ही गनीमत जाना, सो आजकल रावी चैन ही चैन लिख रहा था। ज़ारून ने गुज़रे दिनों में ये ज़रूर नोट किया था कि बाकी सबके साथ अब वो बहुत अच्छे से पेश आती थी। बीजान के साथ ताल्लुकात खुशगवार हो गए थे उसके, जिसके बारे में वक्फे वक्फे से बीजान से पता चलता रहता था। माहिमा, इरहा, उष्णा और फरवा के साथ भी उसकी दोस्ती हो गई थी। अक्सर वो उनके साथ ही गप्पों में मसरूफ़ पाई जाती थी। इस सब से कहीं ना कहीं ज़ारून को खुशी भी बहुत हुई थी। कुछ सबकी तरफ से वक्फे वक्फे से की जाने वाली ब्रेन वॉशिंग का नतीजा था कि वह भूरिया को बिल्कुल भी तंग नहीं करता था। आज कुछ मसरूफियत की वजह से वो काफ़ी लेट घर आया था। कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपने मखसूस अंदाज में सो रही थी। उसके सोने के अंदाज पर अक्सर ज़ारून मुस्कुरा देता था। पूरे बेड पर फैल कर सोती थी वो, बाजू कहीं तो टांगे कहीं होती थी। वो शावर लेकर निकला, उंगलियों से कंघी का काम लेता वो आगे बढ़कर तकिया उठाने के लिए झुका जब उसकी नज़र बेसाख्ता उसकी तरफ उठी। बिखरे बाल, बिखरा सरापा किसी को भी बहका सकता था। उसकी नज़रों की तपिश का असर था कि वो कसमसा कर उसकी तरफ से करवट बदल गई, जो और भी कयामत ढा गया। लूज टी शर्ट का गला काफ़ी खुला था जिससे उसकी गर्दन के ज़रा नीचे उभरा हुआ स्याह तिल पूरी शान और शौकत से सजा हुआ था। ज़ारून के लिए मज़ीद ज़ब्त मुश्किल हुआ। मिल्कियत का एहसास ज़ोरों से जागा तो वो ट्रांस की कैफियत में उस पर झुका और अपने लब उसके तिल पर रख दिए। उसकी घनी मूँछों की चुभन से वो गहरी नींद में भी डिस्टर्ब हुई। इससे पहले कि वो पूरी तरह से अपने हवास खोता और उस पर काबिज होता, वो यकदम पीछे हुआ और कमरे से ही बाहर निकल गया। ठंड में बाहर बैठा दिल और दिमाग में जंग छिड़ चुकी थी। जंग से न बर्दाश्त था। दिमाग इस सब की सरजनिश कर रहा था, जबकि दिल उसकी कुर्बत के लिए हमक रहा था। दिमाग उसे याद दिला रहा था कि वो हसन शाह की बेटी है, जबकि दिल उसकी वकालत करते हुए उसके दिमाग को याद दिला रहा था जबकि दिल उसकी वकालत करते उसके बेखबर और बेकसूर होने का मुद्दा सामने रख गया। वो सर हाथों पर गिराए बैठा था जब किसी ने कंधे पर हाथ रखा। उसने थकी हुई नज़रें उठाकर देखा तो सामने मीर शाह सवालिया नज़रों से उसी को देख रहा था। इस टाइम इधर क्या कर रहे हो? कहीं बीवी ने कमरा बदर तो नहीं कर दिया? मीर ने हल्के फुल्के अंदाज में उसे छेड़ा। हालांकि मीर शाह ज़्यादातर संजीदा ही रहता था। कमरा बदर तो हुआ था, मगर अपने बागी होते दिल और जज्बात की वजह से। ज़ारून ने दिल में सोचा, अल्लाह भला करे भाबो माँ का, उनके आने से आप में इतनी खुशगवार तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। ज़ारून ने जवाबन उसे छेड़ा। मीर ने ठंडी आह भरी, भाई क्यों मेरी कुल्फ़ी जमानी है? पहले ही ठंड बहुत हो रही है, ऊपर से आप इतनी ठंडी आहें मत भरे। फ़रार है, मगर कब तक भागेगा? खैर चलो उठो, कमरे में जाओ और हाँ, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करो। एक बात को बुनियाद बनाकर अपनी और एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो जो यकसर सारे मामले से नाबलद है। हुरिया हुरिया ज़ारून ने पिछले 2 दिन से हुरिया को शदीद तंग करने का ये नया तरीका निकाला था। वो जब भी घर आता आते ही हुरिया को आवाज़ें लगाना शुरू कर देता। कभी हुरिया कॉफ़ी लाओ, कभी हुरिया खाना गर्म करके कमरे में ले आओ। कभी आवाज़ आती कि हुरिया उठो यार, मेरी यहाँ एक फ़ाइल रखी थी, तुमने इधर उधर की होगी, ढूंढ के दो। और सुबह तो हद ही हो गई। उसे सोए हुए देखकर उठाकर पूछा जा रहा था कि हुरिया यार, तुमने अलमारी से मेरी सॉक्स किधर गायब कर दी हैं? एक भी जोड़ा नहीं मिल रहा, उठकर देख कर दे दो, जल्दी करो, लेट हो रहा हूँ, उठो। उसे नींद में झूलती को वो अलमारी के सामने खड़ा किए हुए था। वो ज़िद हो गई थी उसकी इन हरकतों से।
ज़ारून मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर अब मुझे सोए हुए को उठाया। उसे हरगिज़ पसंद नहीं था कि कोई उसकी नींद खराब करे। रात की रात जगाऊं मुझे हक है। वो भी ज़ारून था। जवाब में उसे गाना सुना के सुबह सुबह लाल गुलाबी कर दिया। क्या चाहते हो आखिर? क्यों सुकून से नहीं रहने देते मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वो अब रोने को थी। तुम्हारे बाप ने बिगाड़ा है। अब तुम संवार दो, समेट लो मुझे। ज़ारून ने उसे खुद से नज़दीक के एक जज्ब के आलम में कहा। और यार, मैंने तो अब ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे शिकायत हो। अब मैंने कब तंग किया तुम्हें? मैं तो सोता भी सोफे पर हूँ और तुम्हारी तरह कंबल भी नहीं छीनता। बाकी रही बात आवाज़ें लगाने की, तो यार पता नहीं, जहाँ चीज़ें रखता हूँ वहाँ से कौन इधर उधर कर देता है। ज़ाहिर है कमरे में तो तुम ही होती हो, तो तुमसे ही पूछूंगा ना। ज़ारून ने शायद पहली बार उसे सफाई दी थी। हुरिया दिल में चोर के मिस्ताक जल्दी से आगे बढ़ी, क्योंकि वाकई वो ज़ारून की गैर मौजूदगी में कमरे की तलाशी लेते वक्त चीज़ें इधर उधर कर देती थी। अच्छा ये लो सॉक्स, अब साइड पर हटो, सोना है मुझे। सारी नींद खराब कर दी। हाय, जाने वो बीवियाँ कौन से सियारे पे पाई जाती हैं जो शोहरों के लिए सुबह सुबह नाश्ते बनाती हैं, उनको तैयारी में मदद करवाती हैं, उन्हें किसियाँ हगियाँ करके दरवाजे तक छोड़ने जाती हैं। यहाँ हमारे वाली तो खैर से चरसियों की तरह पड़ी रहती है लंबी तान के। ज़ारून उसे फिर से बेड पर लेटते देख जले दिल के फफूले फोड़ने लगा। हरकतें जो तुम्हारी बहुत अच्छी हैं। उसने भी कंबल से मुंह निकाल के जवाब देना ज़रूरी समझा। कभी बाहर निकल कर पूछना हमारे बारे में। एक दुनिया फ़ैन है और एक तुम हो, नाशुक्री कहीं की, जिसे फ़िक्र ही नहीं इतने हैंडसम डैशिंग शोहर की। मेरी बला से जिसका दिल करे वो ले जाए तुम्हें, मैं खुशी खुशी उसे दान कर दूंगी। हुरिया ने उसे टुकड़ा लगाया। चलो फिर अपने प्यारे से पति देव के लिए कोई प्यारी सी दुल्हन तलाश कर लो। मैं भी अब अकेले सोफे पर सो सो के थक गया हूँ। जल्दी से मेरे सोफे को आबाद करने का इंतज़ाम करो। उफ, मैं और मेरी दुल्हन एक सोफे पर, और तुम जलना सामने बेड पर बैठकर। ज़ारून ने कमरे से निकलते हुए आंख फेंकी। मरो तुम कहीं। उसने पीछे से कुशन फेंका जो बंद दरवाजे से टकरा कर जमीन बोस हो चुका था।